जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी के करंट अफेयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर का यह हमारा लगातार आज 52वां लेक्चर है, जिसमें हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जो हाल ही में करंट अफेयर में चर्चा में रहे। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023। दोस्तों, सबसे पहले तो देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में रहने का कारण ये है कि 2023 का ये जो महिला 20 शिखर सम्मेलन है, ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले तो एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन यही पूछेगा कि 2023 का ये जो महिला शिखर सम्मेलन ये कहां हुआ है, तो तमिलनाडु महाबलीपुरम में हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये संस्था है क्या। तो याद रखिएगा कि ये इसको हम बोलते हैं W20। W20 जो संस्था है, इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। 2015 में स्थापना कहां की गई थी, तो याद रखिएगा तुर्की में। तुर्की में G20 की बैठक हुई थी 2015 में, और उसी बैठक के दौरान लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से ये जो संगठन है इसकी स्थापना की गई थी। किस तौर पर? G20 के आधिकारिक सहयोगी समूह के तौर पर। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि W20 क्या है, तो बताएंगे कि W20 एक सहयोगी आधिकारिक समूह है G20 का, जिसकी स्थापना 2015 में तुर्की में बैठक के दौरान की गई थी। उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता स्थापित करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। क्लियर? अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इसकी G20 की। अगर G20 की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। और ये है क्या? तो 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जो हैं दुनिया की, उन अर्थव्यवस्थाओं का समूह है ये। क्लियर? तो आप लोगों से एग्जाम में पूछे कि G20 क्या है, तो आप बताएंगे कि G20 दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें 19 देश प्लस यूरोपीय संघ जो है वो शामिल है। तो इसके 20 सदस्यों में कौन कौन शामिल है, तो याद रख ले कि 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। 2023 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो G20 का जो अध्यक्ष है वो भारत है, मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, और G20 के सारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो भारत में ही आयोजित किए जा रहे हैं। तो जो W20 है वो G20 का एक समूह, इसलिए W20 की बैठक जो है, इस बार की जो शिखर सम्मेलन है वो भी भारत में हुआ है, तमिलनाडु महाबलीपुरम में। दोनों व्यवस्थाएं आपको याद रखनी है। क्लियर दोस्तों? तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया किसको? W20 को, और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया किसको? G20 को। बराबर? अब ये जो शिखर सम्मेलन, इसमें क्या किया जाता है दोस्तों? तो जब भी ये शिखर सम्मेलन की बैठक होती है, सम्मेलन आयोजित किया जाता है, तो इसमें W20 के तहत किए गए कार्य, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उनको सराहा जाता है, और साथ ही साथ एक थीम रखी जाती है। उस थीम के तहत इसके कार्यों को और बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। तो इस बार इसकी थीम जो थी वो थी महिला नेतृत्व विकास, परिवर्तन, उन्नति करना और आगे बढ़ना। तो कहीं ना कहीं ये थीम के साथ 2023 का जो W20 शिखर सम्मेलन है वो भारत में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित किया गया है, याद रखिए। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आपका अभ्यास खान क्वेस्ट 2023। दोस्तों, हाल ही में ये संपन्न हुआ है क्या? अभ्यास खान क्वेस्ट 2023। अगर हम इस अभ्यास की बात करें तो याद रखिएगा कि ये अभ्यास 20 से अधिक देशों के अभ्यास है। क्लियर? खान क्वेस्ट 2023 20 से अधिक देशों का एक संयुक्त अभ्यास है, जिसमें 20 से अधिक देशों के सैन्य दल जो होते हैं, पर्यवेक्षक जो होते हैं, वो भागीदारी करते हैं। और यह भी याद रखिएगा कि इसे आप एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास कहते हैं। किसको कहते हैं? अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 को कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। और इस बार का ये जो अभ्यास है ये मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है। कहां आयोजित किया जा रहा है? मंगोलिया में। तो एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल आएगा दोस्तों कि अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन कहां किया गया है, तो आप बताएंगे मंगोलिया में किया गया है। ये किसकी प्रकृति क्या है, तो बताएंगे बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है ये। इसमें कितने देश शामिल होते हैं, तो 20 से ज्यादा देशों की इसमें भागीदारी होती है। इसमें शामिल कौन होता है, तो बताएंगे सैन्य दल शामिल होते हैं, पर्यवेक्षक शामिल होते हैं। बराबर? अब थोड़ी सी बात कर ली जाए किसकी? मंगोलिया की। ये जो डार्क एरिया देख रहे हैं ये मंगोलिया है। मंगोलिया जो है उसकी राजधानी उलान बटोर है, जो चाइना और रशिया से इसकी सीमाएं लगती हैं।
इसके उत्तर में चाइना दिखाई पड़ेगा और इसके दक्षिण में आपको रशिया दिखाई पड़ेगा। और इसके इस क्षेत्र में यहां पर आपको गोबी का मरुस्थल देखने को मिलता है। अगर मंगोलिया के आगे पीछे देशों की बात करें तो ऊपर रशिया, नीचे चाइना है और इधर आपको पश्चिम में कजाकिस्तान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मंगोलिया एक स्थल रुद्ध देश के तौर पर मौजूद है, जिसकी सीमा किसी भी जल सीमा को टच नहीं करती है दोस्तों। तो याद रखिए कि मंगोलिया जो यहाँ है, और बेसिकली एग्जाम्स में जैसे अभी आपको देखने को मिल रहा है कि कांस्टेबल की एग्जाम आने वाली है, निकट भविष्य में एमपीएसआई की एग्जाम भी है, तो ऐसी परीक्षाओं में विशेष तौर पर आपसे इसकी राजधानी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो बताएंगे उलान बटोर जो है वो मंगोलिया की राजधानी है। और मंगोलिया में एक नदी भी बहती है जो बहुत फेमस नदी है, उसका नाम भी याद रखेंगे, उसका नाम है ओरखोन नदी। क्या नाम है? ओरखोन उस नदी का नाम है। और मंगोलिया में एक पर्वत भी है, उस पर्वत का नाम है अल्ताई पर्वत। अगर एग्जाम में पूछ ले कि अल्ताई पर्वत कहाँ है तो बताएंगे दोस्तों अल्ताई पर्वत जो है वो मंगोलिया में है। ओरखोन नदी कहाँ है, अगर ये क्वेश्चन आता तो बताएंगे कि ओरखोन नदी जो है वो मंगोलिया में है। इसके अलावा अगर मंगोलिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करें तो यहाँ याद रखना है रूसी प्लस तुर्की, और इसी के साथ साथ मंगोलिया में खलका मंगोल ये भाषा बोली जाती है। अगर भाषा की बात कर लें रूसी, तुर्की और खलका मंगोल भाषा जो है यहाँ पर फेमस है। यहाँ के जो लोग हैं वो मंगोलाइड लोग हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बेसिकली मंगोलिया हाई लैटिट्यूड्स पे है, तो यहाँ पर आपको ठंडी व्यवस्था, बर्फ आदि चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर। और मंगोलिया जो है वो एक लैंडलॉक्ड स्थल रुद्ध देश है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जो चाइना के ऊपर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NIXI। तो दोस्तों याद रखिए ये चर्चा में क्यों रहा, ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसका 20वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है। याद रखिए कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है उसका 20वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है। कब? 23 जून को, सॉरी ठीक है 23 जून को हम बोल सकते हैं। अब ये 20वां स्थापना दिवस जो है ये हाल ही में मनाया गया है। ये क्या संस्था है तो याद रखिए कि संस्था को 2003 में स्थापित किया गया था, और ये संस्था पूरे भारत में इंटरनेट का जो बुनियादी ढांचा होता है उसको तैयार करने के लिए एक इंपॉर्टेंट संस्था है। आप जो इंटरनेट सेवा यूज करते हैं उस इंटरनेट सेवा के बुनियादी ढांचे को तैयार करने की जिम्मेदारी आपके देश में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया को जाता है, जो 2003 में बना था जब हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो अटल जी के समय स्थापित किया गया एक इंपॉर्टेंट संस्थान है ये। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक क्या है आपका, याद रखिए अगला टॉपिक है न्यूरो स्पेस। MSS टर्मिनल के साथ समुद्री संचार को बढ़ाएगा। तो याद रखिए न्यूरो स्पेस एक कंपनी है और ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, और सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है वो केंद्रीय कंपनी है, यह भी याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। जो क्या काम करती है तो याद रखिए इसका काम है कि भारत में जो स्पेस के क्षेत्र में व्यापार है, वाणिज्यिक गतिविधियां उसको चलाने का काम करती है। इसलिए इस कंपनी को जो इसरो है उसकी वाणिज्यिक शाखा कहा जाता है। याद रखिएगा इसरो की वाणिज्यिक शाखा कहा जाता है न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड को। अब यहां यह भी समझना है कि इसरो क्या है। तो जब आप इसरो की बात करेंगे तो याद रखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है वो इसरो का पूरा नाम है। इसरो जो है वो 15 अगस्त को 1969 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, कर्नाटक में है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, ये भी याद रखिएगा। क्लियर। अब ये भारत में जितने भी अंतरिक्ष संबंधी रिसर्च होती है उसके लिए जिम्मेदार संस्था है, और एस सोमनाथ जो हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आप लोगों से कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग बताएंगे कि इसरो के अध्यक्ष जो है वो एस सोमनाथ है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग बताएंगे कि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। पूछा जाएगा कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां है तो बताएंगे बेंगलुरु कर्नाटक में है।
क्लियर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो याद रखिएगा कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है उसकी स्थापना 2019 को की गई थी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो सैटेलाइट बनाने का काम है, सैटेलाइट लॉन्च करने का काम है, इन सब क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को संपन्न करता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है एमएसएस टर्मिनल की स्थापना। ये एमएसएस टर्मिनल कहां स्थापित किए जा रहे हैं, तो याद रखेंगे कि जो भारत के तटीय राज्य है, इन तटीय राज्यों में 1 लाख मोटर चालित और जो मछली पकड़ने वाली नाव है, उन नावों पर 1 लाख से ज्यादा एमएसएस टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। एमएसएस का फुल फॉर्म होता है मोबाइल उपग्रह सेवा। तो ये मोबाइल उपग्रह सेवा के जो यंत्र हैं ये कहां स्थापित किए जाएंगे, टर्मिनल नाव पे। इससे होगा क्या, इससे हमको लाभ होगा कि समुद्र में जो मछली पकड़ने वाले जहाज हैं उन पर निगरानी की जाएगी, उन पर नियंत्रण की जाएगी। हम लोग देखते हैं कि भारत में अवैध घुसपैठ होती है, वो घुसपैठ समुद्र के रास्ते से भी हो सकती है। तो ऐसी घुसपैठ पर निगरानी रखने के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए। तो भारत के जो भी तटीय स्टेट्स हैं, उन तटीय स्टेट से जो मछली पकड़ने के लिए जहाज जाते हैं, ऐसे लगभग 1 लाख जहाजों पर, नाव पर, मोटर चालित व्यवस्थाओं पर ये टर्मिनल लगाए जाएंगे, जिससे कि उन पर निगरानी रखी जाएगी, उन पर नियंत्रण रखा जाएगा। एक प्रकार से ये संचार में सुधार करेगा समुद्री क्षेत्र में भारत के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है भारत में, जो कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा, जिसका नाम क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित की जा रही है। क्लियर। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये क्या है, तो बताएंगे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो 2019 में स्थापित की गई थी। अब इसके बारे में अगर उद्देश्य की बात करें तो याद रखिएगा कि समुद्री क्षेत्र में जो आपातकालिक संचार क्षमता है उसको भी इसके तहत बढ़ाना है। क्लियर। और इसके अलावा जो समुद्र में हमारी परिसंपत्ति है उसको ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक मजबूत सिस्टम तैयार करेगा एमएसएस टर्मिनल। क्लियर। इससे होगा ये कि भारत की जो तट रेखा है, कितनी लंबी तट रेखा है, तो 7516 किलोमीटर लंबी कुल तट रेखा है और 6100 किलोमीटर लंबी वास्तविक भूमि से जुड़ी हुई तट रेखा है। कितने राज्यों में, 9 राज्यों में। क्लियर। तो ऐसे में इस पूरी तट रेखा की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखते हुए टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे। कहीं ना कहीं संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा इस क्षेत्र में। तो ये न्यू एरोस्पेस जो है उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एलिगेटर गार फिश। दोस्तों ये एक ऐसी फिश है जिसको लेकर कश्मीर के डल झील में जो लोग हैं उनको एक चिंता का विषय बनी हुई है। एक्चुअल में ये जो फिश होती है ये 20 से 30 साल तक जीवित रहती है, 8 फीट लंबी तक हो सकती है, उत्तरी अमेरिका की फिश है और मीठे जल में रहने वाली फिश है। तो ये फिश जो है ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो अन्य मछलियां हैं, देशी मछलियां, उनके लिए एक प्रकार से संकट का पर्याय बनी हुई है। इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बनी है। तो लोग इसके संरक्षण का काम कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि इससे कैसे बचा जाए। ये जो है कम चिंतनीय प्रजाति की होती है और सबसे बड़ी बात है कि ये रेफिनेल यूरीहेलाइन मछली है। इसका मतलब यह है कि ये किसी भी पानी में, मीठे पानी हो, खारा पानी हो, लवणता हो, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ठंडे पानी में भी अपने आप को जीवित रख सकती है। क्लियर। तो कहीं ना कहीं एक गार बॉल्फिन प्रजाति की मछली है जो उत्तरी अमेरिका में मीठे जल की सबसे बड़ी मछली के तौर पर जानी जाती है और गार परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति के तौर पर जानी जाती है। अगर आपके मन में यह बात आ रही है कि ये मछली दिखने में कैसी होती है, तो अभी हम इसका फोटो देखते हैं कि ये मछली जो है ये दिखती कैसी है। कौन सी मछली? तो एलिगेटर गार फिश। ठीक है। ये गार फिश जो होती है कुछ इस प्रकार की दिखती है, जैसे कि मगरमच्छ एलिगेटर जो होता है उसकी घड़ियाल की जैसा मुंह होता है वैसा इसका लंबा सा मुंह होता है और देखिए 8 फीट तक लंबी होती है। और इसके कारण जो देसी मछलियां वो खतरे में आ गई हैं। अगर हम भारत में बात करें तो भोपाल और केरल जैसे हिस्सों में भी ये देखने को मिलती हैं बराबर। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से सोचनीय अवस्था थी, इसलिए इस मछली पर हम लोगों ने बात की।
अब थोड़ी सी बात कर ली जाए किसकी, डल झील की, तो डल झील याद रखिएगा मीठे पानी की झील है, कश्मीर में है, श्रीनगर में है। और ये जो डल झील है ना दोस्तों, इसको कश्मीर का मुकुट कहते हैं, इसे श्रीनगर का गहना कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। कौन सी झील को, डल झील को कहते हैं। बहुत सुंदर झील है और इसमें राढ़ कहे जाने वाले, याद रखिएगा, राढ़ कहे जाने वाले बगीचे होते हैं। ये बगीचे जो होते हैं इनको तैरते हुए बगीचे कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि तैरते हुए बगीचे जो डल झील में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे राढ़ कहते हैं, याद रखिएगा। और विशेष तौर पर जुलाई अगस्त के महीने में हम देखें तो जुलाई और अगस्त के महीने में डल झील के इस क्षेत्र में कमल खिलने लगते हैं, तो इसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं डल झील जो है वो भारत की बहुत सुंदर झील है जो जम्मू कश्मीर में है, और ये मीठे पानी की झील है और यहां पर्यटन की दृष्टि से इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों ये मछली के बारे में भी बात की और डल झील के बारे में भी बात की। ये सभी थे आज के टॉपिक के इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोगों ने चर्चा की। अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।